हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल बिजनॉमिक्स। तो इन टुडेज क्लास हम लोग वही अभी जस्ट बोर्ड्स नियर बाय हैं, तो हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर अभी डिस्कशन करेंगे। तो आज की क्लास में विल डिस्कस अबाउट मैक्रो इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स, कि किस किस चैप्टर के डायग्राम आप लोग को इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस करके जाने ही जाने हैं। दैट विल डेफिनेटली कॉन्ट्रीब्यूट हाई मार्क्स इन योर एग्जाम्स। तो उन डायग्राम्स को तो आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, यू डोंट हैव टू स्किप दोज डायग्राम्स। ठीक है, तो मैक्रो के इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स जो हैं दैट इज इट रिटन ओवर हियर, boards oriented important diagrams. It's totally for class 12 students and of macroeconomics. ठीक है, तो macroeconomics के हम लोग important diagrams देखेंगे। तो मेजरली 4 चैप्टर वी आर कवरिंग हियर। पहला हम लोग देखेंगे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इसमें कौन कौन से डायग्राम इंपॉर्टेंट है? तो पहला है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, टू सेक्टर मॉडल, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। फोर सेक्टर करना नहीं करना, इट्स टोटली अप टू यू, करके जाना, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है टू सेक्टर मॉडल। आफ्टर दैट डिस्टिंक्शन बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, रियल फ्लो और मनी फ्लो दोनों का डायग्राम आपको करके जाना है। तो नेशनल इनकम में डायग्राम इसके यही है। देन विल कम टू डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जो एडीएएस जिसे हम बोलते हैं। तो इसमें हमें एडीएस अप्रोचेस के कर्व देखने हैं कि इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे स्टक होता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। उसके बाद हम लोग सेविंग फंक्शन देखेंगे, कंजम्पशन फंक्शन देखेंगे, सेविंग फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन का डेरिवेशन देखेंगे कि सिंगल ग्राफ में दोनों को रिप्रेजेंट कैसे किया है। देन डिफ्लेशनरी और इन्फ्लेशनरी गैप का देखेंगे। ठीक है, एंड देन विल स्विच टू गवर्नमेंट बजट चैप्टर। गवर्नमेंट बजट में व्हाट विल डू, क्लासिफिकेशन ऑफ चार्ट्स। गवर्नमेंट बजट में ऐसा कुछ डायग्राम नहीं है, बट जो चार्ट बना हुआ है दैट इज रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, एक्सपेंडिचर, इन सभी का डायग्राम आपको करके जाना है। ठीक है, जो एंटायर मैप बताता है। उसके बाद बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट में इतना कुछ डायग्राम है नहीं, बट इम्पोर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज में आपको फॉरेन एक्सचेंज डिटर्मिनेशन, इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट करके जाना है। एक्सचेंज रेट में जो भी शिफ्ट्स आते हैं आपको वो करना है। तो वन बाय वन अभी मैं डिटेल्ड बताऊंगी कि इनके डायग्राम्स कैसे बनते हैं, सो प्लीज स्टे कंटिन्यू फॉर सीइंग दिस। तो पहला हम लोग आते हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स वाले डायग्राम में। ठीक है, तो व्हेन वी स्विच टू नेशनल इनकम, एज आई टोल्ड यू कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। तो इसमें सबसे ज्यादा जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, डायग्राम जो इंपॉर्टेंट है दैट इज टू सेक्टर मॉडल। तो टू सेक्टर मॉडल में कौन सा आया, एक तो आया हाउस होल्ड सेक्टर, एक आया बिजनेस फर्म, या जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एज वी नो कि हाउस होल्ड से बिजनेस फर्म पे, हाउस होल्ड बिजनेस फर्म को क्या देते हैं, दे आर गिविंग एफओपी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो बिजनेस फर्म इनके बदले में क्या देती है, फैक्टर पेमेंट्स देती है। इनको इसके बदले में क्या मिलती है, फैक्टर पेमेंट्स मिलती है, जैसे वेज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स। ठीक है, फैक्टर पेमेंट्स मिल गई। उसके बाद हाउस होल्ड ने खर्चा किया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया, किसको दिया पैसा, प्रोड्यूसर को या बिजनेस फर्म्स को। तो इसके बदले में बिजनेस फर्म्स ने क्या दिया इनको, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब सामान पहुंचा दिया। ठीक है, तो ये टोटल जो है इसको हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब मैं रियल फ्लो की बात करती हूँ। मैं लेट्स सपोज यहाँ पे लिख रही हूँ एच, दैट इज फॉर हाउस होल्ड सेक्टर, एंड आई एम राइटिंग पी ओवर हियर फॉर प्रोड्यूसर सेक्टर। अब आप ये मानो कि हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर सेक्टर पे, फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट रियल फ्लो। तो हाउस होल्ड्स ने प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या दिया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए। ठीक है, प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को क्या दिया है, गुड्स एंड सर्विसेज दिए। ठीक है, तो रियल फ्लो यही होता है। व्हाट डू वी मीन बाय रियल फ्लो, रियल फ्लो क्या है, तो रियल फ्लो मीन्स जहाँ पे सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन हो रहा है, जहाँ पे मनी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसे ही हम क्या बोलेंगे, रियल फ्लो बोलेंगे। अब आता है मनी फ्लो। तो लेट्स सपोज ये हाउस होल्ड सेक्टर है, दिस वन इज प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर के ऊपर क्या कर रहा है, जैसे अभी हमने देखा, दे आर डूइंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, खर्चा कर रहा है। ठीक है, इसके बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देता है, फैक्टर पेमेंट्स दे रहा है, मतलब रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो यहाँ पे सिर्फ पैसों का लेन देन है, उसको बोलेंगे मनी फ्लो। जहाँ सिर्फ सामानों का, गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रियल फ्लो। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में सब दोनों बराबर आती हैं, और बाकी दोनों भी आपको करके जाने हैं। नेक्स्ट चैप्टर नेशनल इनकम का बस इतना ही था। अब आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें पहला पार्ट है एडीएएस अप्रोच या फिर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ठीक है, तो एडीएस अप्रोच मतलब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की अप्रोच क्या कहती है। एज यू नो कि हमें प्रॉपरली वेल लेबल डायग्राम्स बनाने हैं,
तो वाई एक्सिस होनी चाहिए, एक्स एक्सिस होनी चाहिए, ओरिजिन होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो जो ओरिजिन से कर्व जा रहा है इसको या तो आप वाई बोल सकते हो या फिर आप ए एस बोल सकते हो, मतलब एग्रीगेट सप्लाई बोल सकते हो, जो कि ओरिजिन से ही पास होगा, दैट इज ऑफ 45 डिग्री एंगल। उसके बाद में ये क्या है, एडी, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड या फिर सी प्लस आई, इसी को एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। आप ये नहीं भी लिखो तो चलेगा। तो जहाँ पे एडी और एस बराबर है उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, जिसको पॉइंट ई से डिनोट किया है। और ये क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, इसी को बोलेंगे, या फिर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वाई एक्सिस पे हमारा एग्रीगेट डिमांड होगा और एक्स एक्सिस पे हमारा इनकम आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट। तो ये है एडीएएस अप्रोच। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू एसएनआई, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। क्या सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच रहती है, ये अभी हमने ये वाला ग्राफ देखा तो यही वाला यहाँ आ जाएगा एडीएएस का। अब सेविंग का कर्व कैसा होता है, नेगेटिव से जाता है क्योंकि हम लोग डिस सेविंग करते हैं स्टार्टिंग में, तो सेविंग कर्व नीचे से जाके ऊपर गया। और इन्वेस्टमेंट क्या है, हमारी कांस्टेंट है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सिमिलर होंगे जब हम मैच करेंगे। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, एसएनआई अप्रोच, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ठीक है, या तो आप सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच में ये बना सकते हो, सिर्फ इतना बना दो तो चलेगा, है ना। और अगर आए कि डेरिवेशन दोनों का डेरिवेशन है तो आपको ये पूरा बनाना है। ठीक है, तो ये हमारा एडीएस अप्रोच का पहला पार्ट था। अब अगर हम लोग देखें एडीएस अप्रोच में हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड सप्लाई कर लिया। नेक्स्ट क्या है, कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, इक्वेशन, कंजम्पशन फंक्शन क्या लिखते हैं, C इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, कि आपकी इनकम में चेंज आने से आपके कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है, वो इक्वेशन थी, C इज इक्वल्स टू सी बार प्लस डी वाई। तो कंजम्पशन फंक्शन का कर्व कैसे बनेगा, सेम वाई एक्सिस देन एक्स एक्सिस, वाई पे कंजम्पशन मार्क होगा, एक्स पे इनकम मार्क होगी। ठीक है, कंजम्पशन हमेशा थोड़ा ऊपर से आता है, ओरिजिन से नहीं आता, क्योंकि इनकम जीरो होगी तभी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे। तो ये क्या है, कंजम्पशन। वाई हमारा हमेशा नीचे से ही आएगा, तो जहाँ पे वाई और सी इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं यहाँ पे क्या है, कंजम्पशन बराबर इनकम, कि जितना पैसा आया, जितनी सैलरी आई, सभी हमने कंज्यूम कर ली। तो इसी को बोलते हैं क्या, ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पे सेविंग क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट का डायग्राम बनाने को बोल रहा है तो भी आपको यही बनाना है। दिस इज व्हाट द डायग्राम ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, इसके बाद में अब आते हैं सेविंग फंक्शन पे आते हैं। तो देखो जैसे कंजम्पशन फंक्शन में ये ब्लू एरिया क्या है, डिस सेविंग है, मतलब इस वाले एरिया पे सेविंग कर्व कैसा रहता है, डिस सेविंग वाला रहता है। अभी हमने डेरिवेशन में देखा, तो यहाँ पे देखो यहाँ क्या है, डिस सेविंग है। ठीक है, फिर सेविंग कर्व ऊपर गया, सेविंग फंक्शन ऐसे ही बनेगा, सेविंग का फंक्शन। यहाँ सेविंग आ गया, ये ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे सेविंग क्या हो गई, बिल्कुल जीरो। ये डिस सेविंग और ये इनकम, ये सेविंग फंक्शन का कर्व भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं इन्फ्लेशनरी, दो गैप पढ़ते हैं हम, कि एक्सेस डिमांड की वजह से जो गैप बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, तो यही हम पढ़ते हैं, एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप क्या है। सेम वाई एक्सेस एक्स एक्सेस सब कुछ आपको प्लॉट करनी है। ओके, आई नो इधर गलत आ चुका है, तो राइट ओवर है, ये वाई है, यहाँ एक्स। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड वाई पे आएगी, इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट एक्स पे आएगा। ये इनकम वाई यहाँ मार्क नहीं है, कर लेना, कि एग्रीगेट सप्लाई बोलूं या इनकम बोलूं, बात है कि 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। देन एडी हमेशा हमारा यहाँ से पास है। ये कौन सा है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है, मतलब जितने भी रिसोर्सेज थे हमने सभी को एम्प्लॉयड कर दिया। अगर, है ना, हम प्लान पे फोकस करते हैं, अगर हमने सभी कुछ कर दिया तो वो यहाँ तक का इक्विलिब्रियम अटैक होगा, ये यहाँ पे। ठीक है, बट हमारी सोच से ज्यादा की चीज बढ़ गई, तो एक्सेस डिमांड होगी, लोगों ने डिमांड बढ़ा दी, तो ऊपर जब भी एक्सेस डिमांड होगी तो ये जो डॉटेड लाइन बनेगी हमेशा ऊपर बनेगी। ये जो गैप है इसी को बोलते हैं क्या, इन्फ्लेशनरी गैप। इस ईएफ वाले को इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सेस डिमांड की वजह से होता है क्या, इन्फ्लेशनरी गैप। ये एडी है तो ये एडी वन नया एडी होगा, तो आपको सभी चीजें वेल लेबल्ड मतलब करनी है, कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ना। अब आते हैं डिफ्लेशनरी गैप पे, वही है, यहाँ y है, यहाँ x है, फिर मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको हम कर देते हैं y एंड हेयर विल डू x। ये वाला कर्व किसका है, एग्रीगेट सप्लाई का, जो कि 45 डिग्री है। एडी यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट अब यहाँ पे स्टक है, पर हमने जो प्लान किया था उससे कम डिमांड हुई है, मतलब डेफिशिट डिमांड हुई है। तो ये जो ईजी है ये क्या होगा, डिफ्लेशनरी गैप होगा। तो कम डिमांड की वजह से या डेफिशिट डिमांड की वजह से डिफ्लेशनरी गैप होता है, और इन्फ्लेशनरी गैप किसकी वजह से होता है, एक्सेस डिमांड की वजह से होता है। तो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड, अदरवाइज इट विल बी मतलब
बोलते ना इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हार्मफुल होती है, तो वो हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं, सॉरी, अब देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, मतलब फॉरेन एक्सचेंज पे आए हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज डिटरमाइन कैसे होती है? तो देखो, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व डिमांड कर्व होता है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व सप्लाई कर्व होता है। मुझे ये चीज बार बार नहीं रिपीट करनी हो कि आपको वाई एक्सिस भी मार्क करनी है, एक्स भी करनी है, ओरिजिन भी करना है, यू हैव टू डू इट। वाई पे क्या आएगा? रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि किस रेट पे फॉरेन एक्सचेंज हम लोग कर रहे हैं, और इस पे क्या आएगा? एक्स एक्सिस पे डिमांड सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज की। तो डिमांड ये रहा, सप्लाई ये रहा, जिस पॉइंट पे अकर हो रहा है उसी, मतलब आर पॉइंट, कि आर एक्सचेंज रेट पे क्यू क्वांटिटी हमने डिमांड करी है या सप्लाई करी है, किसकी? फॉरेन एक्सचेंज की। तो वही क्या कहलाएगी? इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा फॉरेन एक्सचेंज का, या फिर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट कहलाएगा। ये जो ऊपर है, अब यहाँ पे देखो, लेट मी मार्क, यहाँ पे मुझे बताना, यहाँ देखो सप्लाई कर्व ज्यादा है तो ये सप्लाई कर्व पे आ रहा है, तो इसलिए कौन सी है? ये एक्सिस सप्लाई है। यहाँ डिमांड कर्व ज्यादा है, नीचे सप्लाई पीछे रह गया, डिमांड ज्यादा है, तो यहाँ क्या है? एक्सिस डिमांड है। बट आपको अभी क्या मतलब जब आप कर रहे हो, बना रहे हो इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो ये ई पॉइंट मार्क करके यू हैव टू राइट द फुल स्पेलिंग कि किसका है ये? इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। और ऊपर बता देना कि ऊपर होता है तो एक्सिस सप्लाई होता है, और नीचे होता है तो एक्सिस डिमांड होता है। ये आपका रेट ऑफ एक्सचेंज का इक्विलिब्रियम पॉइंट है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज का है। नाउ वी आर हैविंग शिफ्ट्स इन एक्सचेंज रेट। अब एक्सचेंज रेट में शिफ्ट्स क्या हो रहे हैं? ठीक है, तो एक्सचेंज रेट में शिफ्ट्स होना या चेंज होना, वो पढ़ेंगे। तो चेंज इन डिमांड कर्व, तो जब भी हम चेंज इन डिमांड कर्व देख रहे हैं, सप्लाई कर्व में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ चेंज होगा तो क्या होगा? डिमांड कर्व चेंज होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, जैसे हमें पता है कि डिमांड कर्व क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, और सप्लाई कर्व क्या होता है? अपवर्ड स्लोपिंग होता है। तो व्हेन वी आर मेकिंग डिमांड कर्व, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ओके, तो डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग है, सप्लाई का अपवर्ड स्लोपिंग है, जो बोल्ड लाइन से बना हुआ है, दैट इज व्हाट द मेन थिंग इज। ठीक है, यही मेन है। अब अगर मैं यहाँ देखूं, डिमांड ये रहा, सप्लाई ये रहा, किसमें चेंज आ रहा है? डिमांड कर्व में चेंज आ रहा है। तो डिमांड कर्व मानना डी से डिमांड बढ़ गई, तो जब बढ़ती है तो राइट में शिफ्ट होती है, तो देखो राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, इसलिए डैश 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 D1 नाम दे दिया हमने इसको, कि जब डिमांड बढ़ गई। जब डिमांड बढ़ी तो एक्सचेंज रेट नहीं आएगी E1 पॉइंट, पहले हम R पे करते थे, हम R1 पे करते हैं। ठीक है, अब डिमांड, ये मैंने एक में ही बना दिया, बट यू हैव टू ड्रॉ इट सेपरेटली। मानना डिमांड कम हो गई तो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ आएगा, दैट इज R2, E2 इक्विलिब्रियम और Q2 डिमांड या सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो ये हम लोग का डिमांड कर्व में चेंज आएगा। अब मैं सब शिफ्ट देखती हूँ, सप्लाई कर्व में चेंजेस देखती हूँ, तो डिमांड वैसा रहेगा, सप्लाई में चेंज आएगा। जब सप्लाई बढ़ती है तो राइट वर्ड शिफ्ट होता है, मतलब ये वाला, और जब डिमांड सप्लाई कम होती है तो ऊपर शिफ्ट होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या है? राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट का फंडा है। तो जब सप्लाई कर्व बढ़ेगा तो ये न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 आएगा, जब सप्लाई कर्व कम होगा तो इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 आएगा। और पहले क्या था? E पॉइंट हम लोग का इक्विलिब्रियम का। तो दीज आर व्हाट द मेन डायग्राम्स आर। ये आपको एग्जाम में प्रैक्टिस करके ही जाने हैं। मेक श्योर आई एम गिविंग गारंटी टू यू गाइस कि अगर आप ये डायग्राम्स प्रैक्टिस कर लेते हो, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन जहां पर भी आए, मतलब अगर इनका क्वेश्चन आ रहा है, तो यू हैव टू मेक द डायग्राम्स। वेल लेबल डायग्राम्स बनाने हैं, पेंसिल से बनाने हैं, स्केल और पेंसिल का ही यूज करना है, नथिंग, नो, यू डोंट हैव टू यूज पेन इन द डायग्राम, ओनली पेंसिल विल बी देयर। वेल लेबल डायग्राम होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कट्स नहीं लगने चाहिए। ठीक है, और कंप्लीट डायग्राम बना के आएंगे तो डेफिनेटली विद द थ्योरी और विद द डायग्राम यू विल गेट द मार्क्स। तो इन डायग्राम्स की यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। अभी पेपर के लिए है, हम लोग एस्टिमेटेड मानते हैं 15 डेज हैं। ठीक है, फ्रॉम द 1st of March, या मान लो जब भी आपके पास 15 डेज हैं, तो यू हैव टू प्रैक्टिस। 2 दिन दे दो डायग्राम का, डेली डेली प्रैक्टिस करना पर हार्डली कितना 10 मिनट लगेगा, तो डेली इनको प्रैक्टिस करो, तो डेफिनेटली डायग्राम्स आएंगे ही आएंगे एग्जाम में। ठीक है, so I hope that you all love the session, love today's class, and if you guys having any doubts, so you can drop down in the comment section. I'll definitely clear your queries. Until then, thank you all. Don't forget to hit the subscribe button. Thank you all for having me. Have a bye.